नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल यूथ इंजीनियर्स एकेडमी में। दोस्तों, मैं हूं कुमार वर्मा। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग बायोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है कंकाल तंत्र अर्थात स्केलेटन सिस्टम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे और आप लोगों को अच्छे से समझाने की कोशिश भी करेंगे। कंकाल तंत्र से संबंधित टोटल 3 वीडियो मैं बनाऊंगा, जिसमें पहले और दूसरे पार्ट में 2 पार्ट में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट होगा, थ्योरी पोर्शन होगा, जिसकी मदद से हम लोग समझेंगे। उसके बाद जो तीसरा पार्ट होगा, उस तीसरे पार्ट में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, लगभग 30-40 क्वेश्चन हम लोग कंकाल तंत्र से संबंधित डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसलिए आज का वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो कंकाल तंत्र का आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आज का ये वीडियो आप जरूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, स्केलेटन सिस्टम की। तो जो स्केलेटन सिस्टम होता है, इसे कहा जाता है हिंदी में कंकाल तंत्र कहते हैं। ठीक है ना। यहां से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है कि कंकाल तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो कंकाल तंत्र के अध्ययन को बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। यहाँ हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ये बात आपको यहाँ पर याद रखना है। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बन गया। ठीक है, अब हम कंकाल तंत्र के अगर परिचय की बात करें कि आखिर में एक कंकाल तंत्र वास्तव में है क्या, तो दोस्तों कंकाल तंत्र जो है मानव शरीर को एक बहुत ही सख्त संरचना और एक रूपरेखा प्रदान करता है। कंकाल तंत्र जिससे शरीर के विभिन्न अंग जो है सुरक्षित रहते हैं। विभिन्न अंग में क्या क्या हो सकते हैं? हृदय हो सकता है, मस्तिष्क हो सकता है। देखिए, इस खोपड़ी स्कल के अंदर जो है मस्तिष्क है। अगर मस्तिष्क में थोड़ा सा भी चोट लग जाता है तो आदमी एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या करता है? मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है। इधर जो आपका दिल है, हार्ट है, इसको सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए, मैं मार रहा हूं, क्या कर रहा है? सुरक्षा प्रदान कर रहा है। अगर इतने ही फोर्स से हमारे दिल पर लग जाए अथवा लंग्स पर लग जाए तो ज्यादा हम लोगों के लिए मुश्किल खड़ा हो सकता है। ठीक है ना। मजाक में खेला बहुत बड़ा हो सकता है। ठीक, कभी कभी आप लड़ाई झगड़ा करते हो तो मार घुसा इधर उधर चलाते हो, तो कभी यहाँ लगता है, यहाँ लगता है, इधर लगता है, ऐसे बहुत कुछ लगता है, चोट बहुत लगता है। लेकिन अगर यही कंकाल तंत्र नहीं होता तो हमारा काम तमाम हो जाता। तो कंकाल तंत्र ही क्या काम करता है? सुरक्षा प्रदान करने का, यानी प्रोटेक्शन देता है शरीर के विभिन्न अंगों का। ठीक है, बात समझ के कहने का मतलब ये हुआ कि कंकाल तंत्र दोस्तों शरीर को एक ढांचा भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, कंकाल तंत्र। अब जो कंकाल तंत्र होता है, ये कंकाल बनने के बाद जो है उसमें मांसपेशियां लगी होती हैं, यानी कंकाल के ऊपर मांसपेशियां फैली होती हैं, और मांसपेशियां फैल जब जाती हैं तो वही आदमी फर्स्ट क्लास दिखाई देता है। ठीक है, अब उन जो हड्डी होती है, जो हड्डियां होती हैं, इन हड्डियों के ऊपर अगर बात किया जाए तो किसका लेयर चढ़ा होता है? तो मांसपेशियों का होता है। मांसपेशियों का लेयर चढ़ा होता है। ठीक है ना। तो मांसपेशियां क्या करती हैं? हड्डियों के ऊपर चढ़ी होती हैं। अब यहाँ पर मांसपेशियों को इंग्लिश में बोलते हैं मसल्स कहते हैं। अब इस मसल्स के बारे में कुछ फैक्ट यहाँ जान लीजिए। जो मानव शरीर होता है, मानव शरीर में जो मसल्स की संख्या होती है, कुल जो संख्या होती है वो होती है 639 मसल्स होते हैं। कितने मसल्स होते हैं? तो 639 मसल्स होते हैं। ये बात आपको याद रखना है। मांसपेशियां अथवा इन्हीं को बोलते हैं मसल्स। टोटल कितनी संख्या में है? तो 639 संख्या में। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। तो हड्डियों के ऊपर मांसपेशियां चढ़ी होती हैं, इसी की वजह से हम अपना हाथ चलाते हैं, ये घुमाते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। ठीक है, चलते फिरते हैं। आखिर में हम ये सब क्यों कर पा रहे हैं? मांसपेशियों की वजह से, इन्हीं मसल्स की वजह से। ठीक है ना। मसल्स हड्डियों को बांध देती हैं, जिसकी वजह से हड्डियां चलना प्रारंभ कर देती हैं। बात समझ गए। अब यहाँ पर जो मांसपेशियां, जो मसल्स हैं, ठीक है ना, इन मसल्स के बारे में कुछ फैक्ट यहाँ पे मैं बता रहा हूं। 2 फैक्ट आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूं मांसपेशियां। तो मांसपेशियां कितनी होती हैं? 639 होती हैं। यहां पर भी एक फैक्ट आपको यहाँ पर याद रखना है। कंकाल तंत्र के अंतर्गत क्वेश्चन यही देखने को मिलता है कि मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है मानव शरीर के अंदर, तो वो होता है कितना? 639। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि हड्डी को इंग्लिश में बोन कहते हैं। बोन, हड्डियों को
मांसपेशियों से कनेक्ट करने वाला जो टिश्यू होता है, कनेक्ट करने वाला जो टिश्यू होता है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है, क्या होता है? टेंडन। क्या नाम होता है? टेंडन है। तो ये बात याद रखिएगा, क्वेश्चन यही देखने को मिलता है कि हड्डियों को मांसपेशियों से कनेक्ट करने वाला टिश्यू कौन सा है, यानी यह एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का ऊतक है। ठीक है, ऊतक, इसी को बोलते हैं टिश्यू। टिश्यू क्या होता है दोस्तों? टिश्यू जो है, जब बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तो बहुत सारे सेल्स के मिलने से टिश्यू का निर्माण होता है। ठीक है, बात समझ गए? तो टेंडन क्या काम करता है? हड्डियों को मांसपेशियों से कनेक्ट करने का काम करता है। जैसा कि आप पिक्चर में देखिए, ध्यान से देखिए, है ना? जो टेंडन है, ये सर्किल के अंदर जो दिखाया गया पोर्शन, यही है टेंडन। ये टेंडन क्या काम कर रहा है? मांसपेशी को हड्डी से कनेक्ट करने का काम कर रहा है। एक फैक्ट आपको यहाँ पे और याद रखना है ना? हड्डियों को हड्डियों से कनेक्ट करने वाला, हड्डियों को कनेक्ट करने वाला, जो कनेक्ट करने वाला टिश्यू होता है, उसे क्या बोलते हैं? तो उसका नाम होता है लिगामेंट। क्या होता है? लिगामेंट होता है। बात समझे? क्या होता है? लिगामेंट होता है। लिगामेंट को हिंदी में बोलते हैं स्नायु। ठीक है, लिगामेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? स्नायु बोलते हैं। ये फैक्ट आप याद रखिएगा लिगामेंट के बारे में। अगर हम टेंडन की बात कर रहे हैं तो टेंडन को हिंदी में बोलते हैं कंडरा, कंडरा कहते हैं। ठीक है ना, हिंदी नाम भी याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनेशन में हिंदी नाम भी आ जाता है, इंग्लिश नाम भी आ जाता है, तो दोनों आपको नाम पता होना चाहिए। तो यहाँ पर भी आप समझ चुके हो, हड्डियों से हड्डियों को कनेक्ट करने वाला जो टिश्यू होता है उसका नाम होता है लिगामेंट अथवा स्नायु होता है। अब इस लिगामेंट को भी पिक्चर में ध्यान से देखिए, लिगामेंट को भी पिक्चर में ध्यान से देखिए। देखिए, दो बोन दिखाया जा रहा है, इस दो बोन को इस लिगामेंट के द्वारा कनेक्ट करने का काम किया जा रहा है। अर्थात दो हड्डियों को आपस में, इस तरीके से दो हड्डियों को आपस में कनेक्ट करने का जो काम होता है ना, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, वही होता है लिगामेंट। तो लिगामेंट भी एक प्रकार का टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, और ये भी एक प्रकार का टेंडन भी कनेक्टिव टिश्यू है। बात समझ गए ना? बात समझ गए? चलिए अब आगे बात करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे हम लोग बात करते हैं स्केलेटन सिस्टम कितने प्रकार का होता है। ठीक है, स्केलेटन सिस्टम कितने प्रकार का होता है, तो जरा ध्यान से देखिएगा। स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र की अगर बात करें तो कंकाल तंत्र बेसिकली दो प्रकार का होता है। ठीक है ना? एक होता है एक्सो स्केलेटन, एक होता है एक्सो स्केलेटन, इसको हिंदी में बोलते हैं बाहरी कंकाल। क्या बोलते हैं हिंदी में? बाहरी कंकाल कहते हैं। और एक होता है इंडो स्केलेटन। ठीक, इसे कहते हैं आंतरिक। इसे क्या कहते हैं? आंतरिक कंकाल कहते हैं, आंतरिक कंकाल। ये दो नाम आप जान चुके हो। तो जो स्केलेटन सिस्टम होता है बेसिकली दो पार्ट में पढ़ा जाता है, दो पार्ट में डिवाइड होता है, क्योंकि इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वो सभी के सभी या तो एक्सो स्केलेटन के अंतर्गत आते हैं या फिर इंडो स्केलेटन के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अगर हम बात करें एक्सो स्केलेटन का, तो एक्सो का मतलब होता है बाहरी। ठीक है ना? एक्सो का मतलब क्या होता है? बाहरी, यानी शरीर के बाहरी सतह पर जो भी कंकाल पाया जाता है। ठीक है, शरीर के बाहरी सतह पर पाए जाने वाले कंकाल को, शरीर के बाहरी सतह पर पाए जाने वाले कंकाल को क्या कहते हैं? एक्सो अथवा बाहरी कंकाल कहते हैं। अर्थात यह शरीर के बाहरी सतह पर क्या होता है? पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कंकाल पाया जाता है। ठीक है, अब शरीर के बाहरी सतह पर जो पाए जाने वाला कंकाल होता है उसी को बोलते हैं एक्सो। अगर हम इंडो की बात करें तो इंडो में क्या होता है? शरीर के अंदर पाया जाता है। ठीक है ना? यानी शरीर के अंदर पाए जाने वाले कंकाल को क्या बोलते हैं? इंडो स्केलेटन कहा जाता है। बात समझ गए? अब इसके एग्जाम्पल को बहुत ध्यान से देखिएगा। जो इसके एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या हो सकता है दोस्तों? जैसे आपने कछुआ देखा होगा, कछुआ। ठीक है, तो कछुआ एक ऐसा प्राणी होता है, अगर वो कभी रोड पर चल रहा होता है और उसके ऊपर कार गुजर गया, मोटरसाइकिल गुजर गया, तो वहीं रुक जाता है और उसका जो मुख होता है जो बाहर की तरफ, वो तुरंत अंदर खींच लेता है।
और जैसे ही गाड़ी वाला चला जाता है ना, वो फिर क्या करता है, देखता है कि हाँ वो तो चला गया, अब ऐसा करते हैं चलते हैं। लेकिन जब गाड़ी उसके ऊपर चढ़ी होगी तो कहा होगा अरे बाप रे, क्या बोला होगा, अरे बाप रे ठीक है, कछुआ बोला होगा। और जैसे ही वो मोटरसाइकिल वाला चला गया होगा तो फिर कछुआ क्या होगा, अपना मुंह निकाला होगा और फिर चलते चला गया होगा। आखिर ऐसा क्यों हो पा रहा है? ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि कछुआ का जो ऊपरी आवरण होता है, जो ऊपरी उसका शरीर का पार्ट होता है, वह कंकाल होता है, बहुत ठोस होता है, हार्ड होता है, मजबूत होता है। ठीक है, इसके साथ साथ आप झींगा मछली देखे होंगे, झींगा मछली, झींगा मछली है ना, झींगा मछली होता है, इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा भी होता है, समुद्री इतने बड़े बड़े होते हैं। तो झींगा मछली का जो बाहरी आवरण होता है वो बहुत ही कठोर होता है, ठीक है ना, कठोर होता है। और उसके अंदर जो, उसके अंदर आवरण के अंदर जो होता है वो सब मांस होता है, ठीक है ना। तो कछुआ का बाहरी आवरण पे क्या पाया जाता है, कंकाल पाया जाता है, वही है इस एक्सो। ठीक, आपने घोंघा देखा होगा, घोंघा, घोंघा, ठीक है ना, घोंघा भी देखा होगा आपने, ठीक है ना। घोंघा को दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं स्नेल, क्या बोलते हैं, स्नेल, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं स्नेल। तो स्नेल आपने देखा होगा। तो स्नेल का जो बाहरी आवरण होता है वह भी एक कंकाल होता है, वो भी बहुत ठोस होता है, ठीक है। और सीप भी आपने देखा होगा, सीप जो समुद्रों में मिलता है, नदी तालाब नदी वगैरह में मिलता है सीप। तो सीप का जो बाहरी आवरण होता है वो भी क्या होता है, बहुत ठोस होता है। बात समझे। चींटी, चींटी का भी आप नाम सुने होंगे, चींटी, जिसको गांव में चिंटी कहते हैं, गंगम का बोलते हैं चिंटी, ललकी चिंटी, करिकी चिंटी। तो चिंटी को अगर पकड़ के हाथ से हल्का हल्का दबाएंगे ना तो आपको थोड़ा सा ठोस लगेगा, ठोस लगेगा। बात समझे क्यों दोस्तों, बात समझ गए। तो ये सभी के सभी जो एग्जाम्पल हैं, यह कौन सा है, एक्सोस्केलेटन सिस्टम। जैसे मनुष्य है तो मनुष्य के अंदर भी कंकाल है और बाहर भी है। बाहर कहेंगे कैसे है, तो बाहर ऐसे देखिए, नाखून दिखाई दे रहा है ना, नाखून अभी काटिए नहीं तो देखिए खूब बड़ा बड़ा हो जाएगा, तो यह भी एक प्रकार का कंकाल ही है। तो मनुष्य इसके अंदर भी आ सकता है, मनुष्य इसके अंदर भी आ सकता है। बात समझ रहे हैं, समझ गए दोस्तों। एक और याद रखिएगा, जो पक्षियों का जो पंख होता है, पक्षियों का पंख, तो पक्षियों का जो पंख होता है वह भी एक्सो के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं इंडोस्केलेटन अर्थात आंतरिक कंकाल का। तो आंतरिक कंकाल में अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए तो आंतरिक कंकाल के अंदर जितने भी रेप्टाइल होते हैं, रेप्टाइल होते हैं, ठीक है ना, जितने भी रेप्टाइल होते हैं, जैसे रेप्टाइल में क्या क्या हो सकता है, रेंगने वाले, जिसे सरीसृप कहते हैं, इसे कहते हैं सरीसृप। तो जो सरीसृप होता है, जो रेप्टाइल होता है, जैसे सांप हो गया, है ना, मछली हो गई। हालांकि मछली इसके अंदर भी आएगा, इसके अंदर भी आएगा, क्योंकि मछली का, कुछ मछलियां ऐसी होती हैं जिनके बाहरी सतह पर सल्क होता है। सल्क मतलब चिंटा, चिंटा मछली खाने वाले जानते होंगे चिंटा क्या होता है। तो जो चिंटा होता है ना, उसी चिंटवे को कहते हैं क्या, एक्सो। यहाँ पर इंडो की मैं बात कर रहा हूँ, तो रेप्टाइल मतलब जितने भी रेंगने वाले जीव होते हैं, चाहे छिपकली हो गई, गिरगिट हो गया, ठीक, अथवा सांप हो गया, तो ये सभी के सभी किसके अंतर्गत आएंगे, हाँ, रेप्टाइल के अंतर्गत। और बात याद रखिएगा कि मैमल्स भी इसके अंतर्गत आते हैं, और साथ में मैमल्स के साथ साथ दोस्तों मेढक आता है, मेढक, ठीक है ना, मेढक, जितने भी गाय होती हैं, भैंस होते हैं, ठीक है ना, तो गाय भैंस ये सब में भी क्या पाया जाता है, इंडोस्केलेटन सिस्टम देखने को मिलता है। बात समझ गए, बात समझ गए ना। तो इससे अगर हम पूछें शार्क मछली जो है वह किसके अंतर्गत आएगी, बताइए किसके अंतर्गत आएगी, तो बता सकते हैं शार्क मछली बेसिकली इसके अंतर्गत आएगी, क्योंकि उसके ऊपर सल्क नहीं पाया जाता है। सल्क मतलब चूंटा नहीं मिलेगा। अगर हम रोहू मछली की बात करें, रोहू मछली किसके अंतर्गत आएगा, तो वो एक्सो इंडो दोनों के अंतर्गत आएगा, क्योंकि इंडो में उसके अंदर कांटा भी है। कांटा जो होता है अंदर वाला वो कंकाल होता है। बात समझे। अब यहाँ पर एक्सो और इंडो दोनों को पिक्चर के माध्यम से दिखाया भी गया है, और आपने देखा भी होगा, महसूस भी किया होगा, ठीक है ना, देखा भी होगा, महसूस भी किया होगा, ठीक। तो आपको इमेज के माध्यम से इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपके दिमाग में छप जाए, ठीक है। अब हम जब इंडो की बात करते हैं, यानी आंतरिक कंकाल की बात करते हैं, तो अगर आंतरिक कंकाल की बात करेंगे तो आंतरिक में जितने भी कंकाल होते हैं उन कंकाल में दो ही चीज पाया जाता है। उस कंकाल में दो ही चीज देखने को मिलता है, और वो दो चीज क्या होता है, एक होता है बोन, जिसे बोलते हैं अस्थि, क्या बोलते हैं, अस्थि, और दूसरा होता है कार्टिलेज, कार्टिलेज, जिसे कहते हैं उपास्थि। बात समझ गए, अस्थि और उपास्थि। तो अब हम अस्थि और उपास्थि के बारे में सबसे पहले आप लोगों को परिचय कराएंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे हम लोग बात करते हैं
बोन और कार्टिलेज के बारे में, क्योंकि एंडोस्केलेटन अगर आप पढ़ोगे तो उसके अंतर्गत आप जब आंतरिक कंकाल की बात करोगे तो आंतरिक कंकाल में दो चीज़ देखने को मिलेगा, एक मिलेगा बोन और दूसरा चीज़ देखने को मिलेगा कार्टिलेज। तो हम सबसे पहले बात करते हैं बोन का। तो बोन के बारे में जो फैक्ट आपको याद रखना है, क्या रखना है कि जो बोन होता है वो बहुत मजबूत होता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा मजबूत होता है ना, हार्ड होता है, हार्ड मतलब कठोर होता है। जबकि कार्टिलेज जो होता है जिसे उपास्थि कहते हैं, यह हड्डियों की तरह मजबूत नहीं होता है, हड्डियों की तरह कठोर नहीं होता है, बल्कि मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है। यानी हड्डी जो होती है, अस्थि जो होती है, हार्ड होती है और ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब हो गया नेचर में कैसा होता है, एक हार्ड नेचर का होता है, हार्ड नेचर का। हार्ड नेचर का इसलिए होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम एवं क्या पाया जाता है, फास्फोरस। तो बेसिकली दोस्तों यह एक प्रकार के मिनरल्स होते हैं जो हड्डी के अंदर मौजूद होते हैं और इन्हीं की वजह से हड्डी जो होती है वो ज़्यादा मजबूत होती है और ज़्यादा हार्ड होती है, ज़्यादा ब्रिटल नेचर की होती है। जबकि इसके अंतर्गत अगर बात करेंगे तो कार्टिलेज में केवल और केवल फास्फोरस पाया जाता है, कैल्शियम नहीं पाया जाता है इसमें, ठीक है ना, इसमें केवल और केवल फास्फोरस पाया जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ये क्या होता है, सॉफ्ट नेचर का होता है। क्या पाया जाता है, तो इसमें फास्फोरस पाया जाता है। बात समझे। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है बोन के बारे में कि बोन जो है एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू को बोलते हैं संयोजी ऊतक कहते हैं। संयोजी ऊतक का मतलब होता है कि जो पूरे शरीर को कनेक्ट करने का काम करता है वही कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है ना, पूरे शरीर को कनेक्ट करने वाला। तो देखिए पूरी जो कंकाल है वो एक ढांचा ही तो है, और ढांचा जो है तो ढांचा है तो छोटा छोटा हड्डी मिलकर के बना हुआ है, इसीलिए क्या कहते हैं, इसे कनेक्टिव टिश्यू अथवा संयोजी ऊतक कहते हैं। और इसे भी हम लोग क्या कहते हैं, यह भी एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू ही है, इसे भी एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं, ठीक है ना। इसे भी कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक, और इसे भी कहा जाता है संयोजी ऊतक। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि जो बोन जो होता है, बोन में एक प्रोटीन पाया जाता है, कार्टिलेज में भी एक प्रोटीन पाया जाता है। तो जो बोन में दोस्तों जो प्रोटीन पाया जाता है उसे कहते हैं ओसीन। क्या बोलते हैं, ओसीन नामक क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। ये बात याद रखिए, क्वेश्चन देखने को मिलता है कि हड्डी में किस प्रकार का प्रोटीन देखने को मिलता है, तो आप बताओगे आंसर ओसीन। यहां पर भी एक प्रोटीन पाया जाता है, इसका नाम है कांड्रीन। क्या नाम है, कांड्रीन प्रोटीन। तो क्वेश्चन ये है कि कांड्रीन प्रोटीन जो होता है वो कहां पाया जाता है, तो आप आंसर दोगे कि कार्टिलेज जो होता है, जो उपास्थि होता है, उसी उपास्थि में देखने को मिलता है। एक फैक्ट और यहां पे याद रखना आपको कि इसमें जो उपस्थित सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं ऑस्टियोसाइट। यानी जो बोन होता है, बोन जिन सेल से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है ना, उसे कहते हैं ऑस्टियोसाइट। क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट। कहने का मतलब इसमें उपस्थित जो सेल होता है उस सेल्स का नाम क्या है, उसे कहते हैं ऑस्टियोसाइट, ठीक है। अथवा इसको बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट भी कहते हैं। ये दोनों नाम आप याद रखिएगा, या तो ऑस्टियोसाइट बोलिए अथवा ऑस्टियोब्लास्ट कहिए, ठीक है ना। बात समझे, इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, ऑस्टियोसाइट्स अथवा ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है। ये दोनों मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है। अब यहां पर जो उपस्थित सेल होता है उसको बोलते हैं, इसमें जो उपस्थित सेल होता है वो कहा जाता है कांड्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं, कांड्रोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कार्टिलेज में जो उपस्थित सेल होते हैं वो कांड्रियोसाइट्स कहे जाते हैं, और इसमें जो उपस्थित सेल होते हैं उन्हें कहा जाता है ऑस्टियोसाइट अथवा ऑस्टियोब्लास्ट। बात समझे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बोन से संबंधित, उसको आप जरूर नोट डाउन करिएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी लंबी और मोटी हड्डियां होती हैं, उन लंबी और मोटी हड्डियों के बीच में एक खोखला गड्ढा होता है, ठीक है ना। उस खोखले गड्ढे को बोलते हैं मैरो कैविटी। क्या बोलते हैं, मैरो कैविटी।
अर्थात अस्थि गुहा, ठीक है ना। मैं लिख दे रहा हूं, मैरो कैविटी कहते हैं, और मैरो कैविटी का मतलब हो गया गर्त, अस्थि गुहा। क्या बोलते हैं? अस्थि गुहा कहते हैं दोस्तों, याद रहेगा, याद रहेगा। तो ये मैरो कैविटी क्या है? तो मैरो कैविटी क्या है? जो मोटी और लंबी हड्डियां होती हैं, उन हड्डियों के बीच में एक खोखले गड्ढे होते हैं, उन्हीं गड्ढों को बोलते हैं मैरो कैविटी। और इस मैरो कैविटी में भरा होता है, इस मैरो कैविटी में भरा होता है बोन मैरो। क्या होता है? बोन मैरो भरा होता है। बोन मैरो को हिंदी में बोलते हैं अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया हूं। अब ये जो अस्थि मज्जा होता है, क्वेश्चन ये आता है कि अस्थि मज्जा हड्डी में कहाँ स्टोर होती है, कहाँ पर रहती है? तो जो अस्थि मज्जा होती है यह अस्थि गुहा अर्थात मैरो कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। और अस्थि गुहा का दो वर्क होता है, पहला काम, दूसरा काम। पहला काम जो होता है वो आरबीसी का निर्माण करना, और दूसरा काम होता है डब्ल्यूबीसी का निर्माण करना। अर्थात आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों के निर्माण में अहम रोल प्ले करता है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये हुआ, क्वेश्चन ये आता है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, ठीक है ना। लेकिन यह कौन कर रहा है? हड्डी ही तो कर रही है, क्योंकि हड्डी के अंदर प्रेजेंट है ना बोन मैरो। और बोन मैरो जो अस्थि मज्जा कहाँ पर है? अस्थि गुहा में है, जिसे आप मैरो कैविटी भी कहते हो, ठीक है। तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी, ये जो आरबीसी होता है जिसे रेड ब्लड सेल कहते हैं, ये आरबीसी का निर्माण जो होता है, जो रेड वाला अस्थि मज्जा होता है वो करता है। और जो डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है तो अस्थि मज्जा जो सफेद वाला होता है वो करता है। अर्थात अस्थि मज्जा के भी अलग अलग कलर होते हैं। वैसे नॉर्मली पीले कलर का होता है अस्थि मज्जा, लेकिन ये बात याद रखिएगा, आरबीसी का निर्माण, डब्ल्यूबीसी का निर्माण ये अस्थि मज्जा के द्वारा किया जाता है। लाल अस्थि मज्जा के द्वारा आरबीसी का, और सफेद अस्थि मज्जा के द्वारा डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। बात समझ गए? तो जितना भी फैक्ट बताया हूं बोन और कार्टिलेज से संबंधित सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आपने पिक्चर में भी देख करके महसूस किया होगा, पिक्चर में भी देख करके आपने महसूस किया होगा, ठीक है ना, कि वास्तव में कार्टिलेज क्या होता है, बोन क्या होता है। एक बार फिर से मैं आपको पिक्चर दोबारा से दिखवा दे रहा हूं। जो बोन है देखिए, बोन आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, मोटी मोटी, जो जिसके अंदर एक कैविटी भी दिखाई दे रही है। और कार्टिलेज की अगर बात किया जाए तो कार्टिलेज जो है मुलायम मुलायम होता है, और कार्टिलेज जो होता है मुलायम होता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो कार्टिलेज का एग्जाम्पल हो सकता है दोस्तों, चूंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है, तो जैसे नाक का ये जो नोक है ना, ये नाक वाला नोक है, ये दोनों कान का जो पोर्शन है ये बाहरी वाला, ये सब कार्टिलेज यहाँ पर है, ये नाक में कार्टिलेज है। और जो बड़ी बड़ी हड्डियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी हड्डियों का जो छोर होता है, किनारा होता है, उस किनारे पर भी कार्टिलेज पाया जाता है। पिक्चर में आप देखिए, पिक्चर में ध्यान से देखिए, ये किनारे पर जो है ये सब क्या है? कार्टिलेज हैं, ठीक है ना। किनारे पर क्या है? कार्टिलेज हैं। बात समझ गए ना? कार्टिलेज समझ में आ गया आपको? तो अब कार्टिलेज आपको भूलना नहीं है, ठीक है ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। और आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग जब भी लेक्चर को पढ़िए तो इसका प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज नहीं तो कल ये आपका साथ जरूर देगा, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।